बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर 16 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके प्रीवियस टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हुए हैं। आज हम टॉपिक नंबर 16.6 करेंगे, दैट इज़ इम्पीडेंस। जिस तरह से डायरेक्ट करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस जो है वो रुकावट पैदा करती है, उसी रेजिस्टेंस को अल्टरनेटिंग करंट में हमने बोला इम्पीडेंस। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में तीन जो कंपोनेंट्स हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं इस फ्लो को, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को। वो तीन कंपोनेंट्स थे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, या रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक हो गया। अब उन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है किसी भी सर्किट के अंदर, वो क्या होता है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करना या उसके रास्ते में थोड़ी बहुत रुकावट या मुज़ाहमत पैदा करना। अब उस कंबाइंड इफेक्ट को हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, एसी करंट के केस में हम उसको इम्पीडेंस बोलेंगे। तो इम्पीडेंस को डिफाइन कर लेते हैं हम। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। मैथमेटिकली आप इम्पीडेंस को कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप रेजिस्टेंस को वोल्टेज ओवर करंट लिखते हैं। एसी के करंट में आप वोल्टेज को VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर करंट लिखते हैं। तो जो इम्पीडेंस है इसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मैथमेटिकली आप रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ओवर रूट मीन स्क्वायर करंट से शो करते हैं। इम्पीडेंस के भी वही यूनिट्स हैं जो रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं, यानी ओहम्स। अच्छा, RC सीरीज सर्किट के अंदर जो इम्पीडेंस होती है वो होती है सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका आपने स्क्वायर किया फिर अंडर रूट ले लिया, जिस तरह आप मैग्नीट्यूड लेते हैं। RL सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का सम लेंगे आप, और RLC सीरीज सर्किट के अंदर आप रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लेंगे। ये था टॉपिक इम्पीडेंस, यानी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 16.7, इसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, RC सीरीज सर्किट एंड RL सीरीज सर्किट। अच्छा जी, RC सीरीज सर्किट किस किस्म का सर्किट होगा? ये ऐसा सर्किट होगा जिसमें एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर जो है दोनों सीरीज में आप इस्तेमाल करेंगे, और साथ आप एक इनपुट अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज दे देंगे। ये फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं सर्किट की। कैपेसिटर और रेजिस्टर को लगा दिया सीरीज में, और साथ ही सीरीज में आपने इनपुट वोल्टेज दे दिया। अब आपको पता है कैपेसिटर का वोल्टेज VC किसके बराबर होगा? करंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसी तरह एक रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, डायग्राम बना ली। अब सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं इन सेंस ऑफ वोल्टेज। अच्छा जी, जो रेजिस्टर होता है आपको पता है इसमें करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, तो ये रेजिस्टर की लाइन होगी, रेजिस्टर के वोल्टेज की ये लाइन होगी। अच्छा, और जो होता है कैपेसिटर में करंट लीड करती है और वोल्टेज जो है वो लैग करता है। जब कोई चीज़ लैग करती है तो हम उसको पहली वाली क्वांटिटी के पीछे बनाते हैं, यानी अगर ये लीड कर रहा होता तो इसको ऊपर की तरफ बनाना था हमने। अब ये लैग कर रहा है वोल्टेज इन कैपेसिटर, तो हम इसको नीचे बनाएंगे। 90 डिग्री से लैग कर रहा होता है तो हमने इसको 90 डिग्री के एंगल पे बनाया। ये हो गया कैपेसिटर का वोल्टेज, VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। अब आप क्या करें, यहाँ से आपने अगर निकालना है इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, यानी इन दोनों की वजह से सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज है, तो वो आप यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये होगा सम। अब इस वेक्टर का हम पैरेलल अगर इधर ड्रॉ कर लें तो चूंकि ये VC वोल्टेज है तो ये भी क्या होगा, VC ही वोल्टेज होगा। ये जो है अब इस और इस वोल्टेज का कंबाइंड इफेक्ट है, और V रूट मीन स्क्वायर किसके इक्वल होगा? IRMS इंटू Z। यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट स्टेप में Z निकालनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या किया है, फेजर डायग्राम बनाई है वोल्टेज की। ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है। इनका कंबाइंड इफेक्ट निकालने के लिए यहाँ हमने एक वेक्टर बनाया, और इसी का पैरेलल ये होगा। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है ये वोल्टेज। नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे
फाइनल हमने जो सर्किट के अंदर वोल्टेज है वो हमने निकालना है, वहाँ से हम फिर इम्पीडेंस भी निकालेंगे। तो थर्ड स्टेप का नाम है वेक्टर एनालिसिस। तो वी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज किस तरह निकलेगा, जिस तरह से आप एक वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेते हैं, तो वेक्टर अगर ये हो, आप क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस वाला होता है और जो वाई एक्सिस वाला होता है, दोनों कंपोनेंट्स को आप स्क्वायर करके ऐड करते हैं और एंड पे उसका अंडर रूट ले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपने किया, वी आर का स्क्वायर किया प्लस वी सी का स्क्वायर किया, फिर इनका ले लिया अंडर रूट। वी आर की यहाँ वैल्यू पुट की, वी सी की आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब आई रूट मीन स्क्वायर दोनों के अंदर कांस्टेंट, दोनों के अंदर मौजूद है, कॉमन है, तो हम कॉमन लेके उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। अब बाकी यहाँ पे बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आगे हो जाएगा डिवाइड। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। जब आपने इम्पीडेंस की डेफिनेशन की तो आपने देखा कि इम्पीडेंस जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया हुआ था वो इक्वल थी वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के। तो दैट मीन्स के वेक्टर एनालिसिस करके हमने सर्किट के अंदर मौजूद टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल ली है, जो कि किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये होगी जी हमारे पास इम्पीडेंस। अब हमने इम्पीडेंस की डायग्राम बनानी है। अगर इस इक्वेशन को देख के आप डायग्राम बनाएं तो ये बनता है जी एक्स कंपोनेंट, ये बनता है वाई कंपोनेंट, और ये बीच में जो वेक्टर हम लेते हैं वो हो जाएगा। यानी इस तरह से आपने आर को रख लिया एक्स कंपोनेंट, एक्स सी को आपने रख लिया वाई कंपोनेंट, इसी वाई का यहाँ पैरेलल बना, एक्स सी का यहाँ पे आपने पैरेलल बना लिया। ये वेक्टर है जी जो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को शो करेगा, यानी जी इम्पीडेंस। ठीक हो गया। तो इम्पीडेंस जो है इन दोनों को स्क्वायर को सम करके अंडर रूट लेने से ही आया था। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है वो होता है फेज एंगल और पावर डिसिपेशन को फाइंड आउट करना। अब स्टूडेंट्स आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो होता है tan थीटा, या अगर फाई यहाँ पे एंगल है तो tan फाई किसके इक्वल होगा, ऊपर आएगा y कंपोनेंट और नीचे आएगा x कंपोनेंट। तो यहाँ पे x ये वाला बन रहा है, ये y, यानी tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी ओवर आर। ठीक हो गया। यहाँ पे फाई को अगर आप इधर ही रहने दें और tan को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स सी ओवर आर, और एक्स सी आपको पता है 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो बन जाएगी इक्वेशन वो होगी, फाई की इक्वेशन होगी tan इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर। तो यहाँ से आप ओमेगा की, सी की, आर की वैल्यू पुट करके जब फाई निकाल लेंगे तो फिर आप पावर डिसिपेशन भी निकाल लेंगे, क्योंकि पावर डिसिपेशन इक्वल होती है वी आई कॉस अल्फा के, सॉरी कॉस फाई के। तो जब यहाँ आपने फाई निकाल लिया, फाई यहाँ पुट करें कॉस फाई, यानी पावर फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे आप पावर डिसिपेशन भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने आरसी सीरीज सर्किट को पढ़ते हुए 5 स्टेप्स हमने किए हैं। पहला स्टेप हमने एक डायग्राम बनाई सर्किट की, जिसमें हमने कैपेसिटर, रेजिस्टर और इनपुट वोल्टेज को सीरीज में लगाया। सेकंड हमने वोल्टेज की फॉर्म में या वोल्टेज के थ्रू फेजर डायग्राम बना ली। थर्ड हमने वेक्टर एनालिसिस किया। फोर्थ हमने वेक्टर एनालिसिस का ही रिजल्ट जो है इम्पीडेंस उसको कहा। देन हमने यहाँ से इम्पीडेंस की डायग्राम बनाई। फिफ्थ स्टेप में हमने फेज एंगल निकाला है एंड पे हमने पावर डिसिपेशन निकाल ली है, क्योंकि जब आपके पास एंगल निकल आता है फाई तो आप फिर पावर डिसिपेशन भी इजीली निकाल सकते हैं। ये हो गया आपके पास आरसी सीरीज सर्किट। नेक्स्ट हमारे पास है जी आरएल सीरीज सर्किट। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डायग्राम बनानी है। ऊपर आपने लगाया इंडक्टर, ये हो गया रेजिस्टर, क्योंकि आपने बनाना है आर एल सीरीज सर्किट। तो इंडक्टर को और रेजिस्टर को आपने लगा दिया सीरीज में इनपुट वोल्टेज के साथ। ठीक हो गया। इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टर को आर से। अब जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है वो क्या होता है आई आर एम एस इंटू एक्स एल, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टर का वोल्टेज वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। ये हमने बना ली डायग्राम। देन हम करते हैं फेजर डायग्राम वोल्टेज की फॉर्म में। तो ये होगी एक पैरेलल या हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रेजिस्टर के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी। अब जो होता है इंडक्टर, इसके अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब है अब हमने अगर ये हॉरिजॉन्टल बनाई थी तो यहाँ वोल्टेज का वर्टिकल वेक्टर बनेगा,
क्योंकि ये लीड कर रहा है, ये यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इंडक्टर का वोल्टेज लिख दिया वर्टिकल वाले वेक्टर के साथ। अब अगर आपने इन दोनों वोल्टेजेस के रिजल्ट में इस सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है वो निकालना है, तो आप यहाँ पे एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक हो गया। इस वेक्टर को अगर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो एक वेक्टर ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये जो कंपोनेंट है इसी के बिल्कुल पैरेलल है, तो अगर ये VL है तो ये भी क्या होगा VL, और ये कंपोनेंट हमें पहले से ही पता है कि ये VR है। तो इस फेजर डायग्राम को अगर आप यूज़ करते हुए वेक्टर एनालिसिस करें तो ये जो VRMS है ये किसके इक्वल होगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू का स्क्वायर करें प्लस वाई एक्सिस यानी VL की वैल्यू का स्क्वायर करें, इन दोनों को ऐड करें और अंडर रूट कर दें। अब जो VR स्क्वायर है ये इसके VR जो है IRMS इंटू R के इक्वल है, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस VL जो है ये है IRMS इंटू XL के, इसका स्क्वायर कर दें। अब जो है IRMS दोनों के अंदर कॉमन है, आपने इसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया और यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ लाके आपने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास बचा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये जो है टर्म आपको पता है स्टूडेंट्स ये इम्पीडेंस के बराबर है, तो यहाँ से वेक्टर एनालिसिस से हमने इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल ली R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यानी इस सर्किट के अंदर जो टोटल इम्पीडेंस एग्जिस्ट कर रही है इस सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू है जी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, इसी वाले रिजल्ट से हमने इम्पीडेंस की फेजर डायग्राम बनानी है। तो जो इम्पीडेंस की फेजर डायग्राम है उसमें एक्स एक्सिस पे आ जाएगा रेजिस्टेंस, वाई एक्सिस पे आ जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये जो बीच वाला वेक्टर होगा ये शो करेगा सर्किट की इम्पीडेंस को, जो कि इसके इक्वल आई है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये इसके पैरेलल है, इस वेक्टर को मैंने यही नाम दे दिया, ये यहाँ पे एंगल बनेगा फाई। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है इस फाई एंगल को निकालना, और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर टैन थीटा जो होता है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल के इक्वल होता है। तो tan फाई इज इक्वल टू XL ओवर R। अब XL जो है ये ओमेगा L के इक्वल होता है, इधर इसकी वैल्यू पुट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आपने फाई निकालना है, tan को इधर ले जाएं, tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R के इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आपने फाई कैलकुलेट कर लिया यानी एंगल आपने निकाल लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इजीली पावर डिसिपेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है VI इंटू कॉस फाई। यहाँ कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर। यहाँ फाई जो है यहाँ वाली वैल्यू पुट करें, कॉस फाई कैलकुलेट कर लिया आपने, देन V इंटू आई करके आप यहाँ पे पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने RL और RC दोनों सर्किट जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम करेंगे दोनों सर्किट्स का कंपैरिजन। तो ये है आपके पास RC सीरीज सर्किट, ये है RL सीरीज सर्किट। अच्छा जी, RC सीरीज सर्किट के अंदर जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज था वो था VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, क्योंकि R और C दोनों कंपोनेंट्स हैं तो दोनों के वोल्टेजेस आएंगे। RL सीरीज सर्किट के अंदर आपके पास दो वोल्टेजेस आएंगे, किस किस के अक्रॉस, रजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक हो गया। देन दोनों की इम्पीडेंस क्या क्या आई थी, इसकी इम्पीडेंस आई R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, इसकी इम्पीडेंस आई R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। देन आपने दोनों के एंगल्स का कंपैरिजन किया, इसके एंगल के अंदर आया tan इनवर्स 1 ओवर ओमेगा CR, और RL सीरीज सर्किट के एंगल के अंदर आया tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R। तो ये थे हमारे RC और RL सीरीज सर्किट्स। इनको बहुत ध्यान से सुने लेक्चर को और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको इजी लगे, ये टॉपिक प्रैक्टिस करने से ही आएगा।